कैसे हैं आप लोग? तो ये जो लेक्चर है ये हम लोग शुरू कर रहे हैं। मैं पहले भी देता आया था आप लोग को ये लेक्चर। दोबारा मैं शुरू कर रहा हूँ। ये है न्यूज़पेपर एनालिसिस। इसमें मैंने द हिंदू के कुछ न्यूज़ ली हैं जो आपके यूपीएससी के या स्टेट पीसीएस के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और कुछ आपकी न्यूज़ जो है वो मैंने इंडियन एक्सप्रेस से ली है। तो इसमें जो न्यूज़ है जो अभी आगे इसमें आप लिंक देखेंगे, कुछ आपकी आईपीसीसी की रिपोर्ट पब्लिश हुई है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। उसने कुछ सीवियरिटी बताई है कि क्या आने वाले समय में हो सकता है। इस रिलेटेड कुछ डिस्कशन किया है मैंने क्लास में। कुछ असाइनमेंट्स मैं उसमें दे रहा हूँ तो वो आपके काम आ सकता है। ठीक है। तो सारे के सारे जो लेक्चर हैं इसमें जो जितना डिस्कशन है उसको बहुत इन डीपली आप देखिए। उसमें जो असाइनमेंट्स हैं उनको पूरा करिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आपके एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा क्या करेंगे, मदद करेंगे। तो दोनों को ऑडियो क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। चलो पहले कल का और आज का जो है न्यूज़पेपर कर लेते हैं डिस्कस। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कई न्यूज़ हम लोग कर नहीं पा रहे थे तो ठीक। तो कल का जो पहला न्यूज़ था आपका फ्रंट पेज पे था, द हिंदू में भी और इंडियन एक्सप्रेस में भी था कि आपका जो ये कोविडशील्ड है और कोवैक्सीन जो है इनका जो कॉकटेल दिया जा रहा है वो ज्यादा अच्छा आपके बॉडी के अंदर क्या बना रहा है, एंटीबॉडीज बना रहा है। ठीक है। तो ये जो रिकमेंडेशंस थी ये बहुत पहले से चलती आ रही थी। कैसे जैसे यूरोप है आपका, अमेरिका है, वहां पर ये कॉकटेल का यूज जो है बहुत पहले से करते आ रहे थे। बट उसकी स्टडीज को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते, हम मतलब इंडियंस जो साइंटिस्ट थे उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। बट ये अगर आप नीचे देखें आईसीएमआर ने जो स्टडी की है उसके बाद जो है ये रिजल्ट जो है आउट की। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे आपको ये ऑप्शन मिले कि कोविडशील्ड अगर आपने पहली डोज लगवाई है, दूसरी क्या लगवाएंगे, कोवैक्सीन लगवाएंगे। ठीक है। अच्छा, यहीं पे अगर हम बात करें कि जो अभी क्वेश्चन अभी आया था एग्जाम में कि कोविडशील्ड जो है वो कौन बना रहा है, आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है। और कोवैक्सीन कौन बना रहा है, कोई बताएगा दोनों में से कि कोवैक्सीन का बनाना जो है वो कौन कर रहा है? कोविडशील्ड तो हो गया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे में है आपका, और कोवैक्सीन कौन बना रहा है, किसी को पता है? अनुष्का, अरण्या? भारत बायोटेक। हाँ, भारत बायोटेक लिमिटेड। ठीक है। ये इसको सर्च करना, शायद हैदराबाद बेस्ड कंपनी है आपकी। तो ये दोनों बना रहे हैं। ठीक है। लेकिन अभी तक जो ज्यादातर लोगों को लगा है वो आपका कोविडशील्ड लगा है, ना कि कोवैक्सीन लगा है। ठीक। अब यहाँ से एक और चीज जो इस न्यूज से आपके एग्जाम में आ सकती है वो है आपका एंटीबॉडीज। ठीक है। एंटीबॉडीज क्या चीज होती है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, एक बार पढ़ लेना इसको। ठीक है। एंटीबॉडीज इसको लिख लो आप लोग, एंटीबॉडीज। ठीक है। क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे बॉडी में जैसे पूरे साल भर में आपको बताया कि कॉमन कोल्ड आपको किसी ना किसी स्टेज में होता ही होता है पूरे साल में। और वो बड़ा जरूरी भी है कॉमन कोल्ड होना आपको। क्यों? कॉमन कोल्ड जो है आपके जो इम्यून सिस्टम है उसको हमेशा एक्टिवेट रखता है। तो जैसे हम लोग तो क्या है, स्पेशली हम अगर एशियंस की बात करें या हम इंडियंस की बात करें, हमारे कॉमन कोल्ड के लिए कोई वैक्सीन नहीं है, लोग लेते ही नहीं है तो मार्केट में पर लेते नहीं है। यूरोप और कनाडा हो गया, अमेरिका के कुछ आपके स्टेट्स हो गए, वहां पर जैसे ही आपका ये सर्दियों का मौसम या ये वाले मौसम शुरू होते हैं उनसे पहले वो लोग हर साल क्या लेते हैं, वैक्सीन लेते हैं। किससे बचने के लिए? कॉमन कोल्ड से बचने। एक सिंपल बीमारी है कॉमन कोल्ड, उससे बचने के लिए लेते हैं। हम लोग उसको प्रेफर नहीं करते, हम उम्मीद रखते हैं कि भाई हमारे अंदर एंटीबॉडी हर साल नहीं बनेगी तो ज्यादा अच्छा। क्या है? अगला जो आपका न्यूज में था वो है आपका जो सीजीआई है। तो देखिए एक क्वेश्चन तो आपको यहाँ से मिल गया कि हमारे इस समय के प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। ठीक है। तो वो है आपके एन.वी. रमन्ना। ठीक। तो ये मैं आप लोग को पढ़ा चुका था कॉन्स्टिट्यूशन में कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं। ठीक है। तो ये एन.वी. रमन्ना साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है कि ह्यूमन राइट्स एट रिस्क इन पुलिस स्टेशन। ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जब आपके सीजीआई भी खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो पुलिस स्टेशन है वहां पे जो थर्ड डिग्री ये पुलिस देती है, जिसको भी पकड़ती है, यानी कि जिसको भी आपके क्या करती है, अरेस्ट करती है, या जो भी पर्सन कल्प्रिट होता है उसको थर्ड डिग्री दी जाती है। अच्छा, अब मुझे दोनों ये बताओ कि जो ये पुलिस स्टेशन में जो पुलिस वाले फिजिकली असॉल्ट करते हैं, यानी कि मैं आम भाषा में बोलूँ कि जो मारपीट करते हैं यानी कि थर्ड डिग्री देते हैं, वो लीगल होता है कि इलीगल होता है? अनुष्का? इट इज अ प्रोसेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस कि भाई जो भी अपराधी है उससे मार पीट के वो मतलब सच उगला रहे हैं, या ये इलीगल एक्टिविटी है?
इलीगल। अनन्या, इलीगल। ये इलीगल एक्टिविटी है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब भी किसी को एक्स जो है, मान लो उसने कोई क्राइम कमिट किया हो, तो या तो उसको पुलिस कस्टडी में कोर्ट भेजता है, ठीक है, वो पुलिस कस्टडी मांगती है, भाई हमें इसकी कस्टडी चाहिए, या कहाँ भेज देते हैं कोर्ट, उसको जेल भेज देती है, या थर्ड केस क्या होता है, उसको क्या मिल जाती है, बेल मिल जाती है, ठीक है। फोर्थ जो आपका केस होता है, यानी कि पूरे केस को ही, जो उसके खिलाफ एफआईआर थी, उसको क्या कर दिया, डिस्पोज कर दिया, वो बहुत बाद में होता है, पहली हेयरिंग में कभी नहीं होता है। और मैक्सिमम केसेस में पुलिस कस्टडी मिल जाती है, 1 हफ्ते की, 2 हफ्ते की। और पुलिस कस्टडी क्यों मांगती है, कि उसको सबूत इकट्ठे करने होते हैं, ठीक है। तो यहीं पर सीजीआई ने बोला है कि मेरे पास कई शिकायतें आई हैं जहां से ये मिलता है कि लोगों के साथ मारपीट भी आती है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन जो इनडायरेक्टली वे में बन सकता है, वो क्या बन सकता है कि आपको मैंने पढ़ाया था, आप दोनों को, अनुष्का को शायद याद होगा, ये अनुष्का पढ़ाया था आप लोगों को एनएचआरसी। ये जब क्लास में पढ़ रहे थे तो थे आप कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट में, एनएचआरसी? याद नहीं आ रहा है। याद नहीं? अनन्या, नहीं आ रहा है। अरे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये पढ़ाया था ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो देखो अब इससे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, क्योंकि जब सीजीआई ने बोला कि भाई ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, तो तुरंत जो भी एस्पिरेंट्स हैं यूपीएससी के, स्टेट पीसीएस के, उनको तुरंत एनएचआरसी के बारे में पढ़ना चाहिए कि भाई नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो क्या है, एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका मतलब क्या होता है, जब भी ये वर्ड आप पढ़ोगे, इट इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो इसका मतलब ही ये होता है कि उसका डिस्क्रिप्शन कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में नहीं है। ये जो एनएचआरसी है, ये पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बनी है, ठीक है। पार्लियामेंट ने इसको क्या दे रखी है, एम्पावर कर रखा है, पार्लियामेंट ने एम्पावर कर रखा है, ठीक है। वो बाद में एम्पावर किया होगा वो अलग बात है, लेकिन पार्लियामेंट ने एम्पावर कर रखा है, ठीक। तो जब ये बार बार ये टर्म आ रहा है, बार बार ह्यूमन राइट्स के वायलेशन को लेके सीजीआई तक डर रहे हैं बेचारे, तो इसको आप लोग क्या करेंगे, एनएचआरसी को एक बार रिवाइज करोगे, आपके अपकमिंग एग्जाम में आ सकता है। मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप लोगों को याद हो तो, ठीक है। अगर अनुष्का इसको चेक करना, अगर नहीं है तो टॉपिक को लिख लेना, जब कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे तो मैं आपको कराऊंगा उसमें, ठीक है। अच्छा, अगला आपका ऐसे ध्यान रखना है, एनएचआरसी जो होता है वो आपका एक सेंटर में होता है, जो एक ही होता है आपका, और हर स्टेट में भी क्या होता है, अपना खुद का ह्यूमन राइट कमीशन होता है। ध्यान रखना, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन भी होते हैं, जो कि हर स्टेट में होंगे, जो हमारे 28 स्टेट हैं, तो 28 क्या होंगे, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। और ऐसी एनएचआरसी आपका सिर्फ एक होता है, ठीक है। मैक्सिमम केसेस में इसका जो आपसे पूछते हैं एग्जाम में, वो पूछते हैं इसका क्या, कंपोजिशन। इसका कंपोजिशन बड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसका कंपोजिशन पूछते हैं आपसे, और मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ उसको, ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेंगे। चलो भाई अगला देखते हैं न्यूज में। तो यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन मिल गए जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगला देखिए, अगला जो है, नीड टू इंक्रीज मैरिजेबल एज ऑफ गर्ल्स टू 21 ईयर्स स्ट्रेस्ड, ठीक है, इट विल हेल्प टू स्टॉप एक्सप्लॉयटेशन से पार्टिसिपेट इन दैट मीटिंग। तो देखो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये आपका किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है आपका किससे, ये जो सोशल इश्यूज होते हैं हमारे, ठीक है, सोशल इश्यूज। तो ये आपका ये जो टॉपिक है, ये मेंस के पॉइंट व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया कि जो आपका सिविल सर्विसेज का या आईएफएस का मेंस होगा, उसमें जीएस के पेपर में या ऐसे के पेपर में आ सकता है कि भाई ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, वी शुड इंक्रीज द मिनिमम मैरिजेबल एज ऑफ गर्ल्स, जो इस समय कितनी है, लड़कियों की शादी की जो मिनिमम एज है वो क्या है इस समय, 18 ईयर्स है, ठीक है, और लड़कों की 21 है। तो ये थोड़ा सा उल्टा हो रहा है। उल्टा कैसे हो रहा है, हमारे यहाँ एक लॉ कमीशन होता है, ठीक है, लॉ कमीशन। ये लॉ कमीशन जो होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप करती है। इसका मेन फंक्शन अगर मैं बोलूँ तो ये होता है कि इतने सालों में, या जो भी आपकी लगातार हमारी जो सोसाइटी चेंज हो रही है, क्या उसमें कोई नए लॉ लाने की जरूरत है, या जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं क्या उनमें चेंज करने की जरूरत है। तो लॉ कमीशन का ये मेन काम होता है, ठीक है। तो अभी जो लेटेस्ट लॉ कमीशन था, उसने ये रिकमेंडेशन दी कि जो बॉयज और गर्ल्स की जो लड़के लड़की की जो मैरिजेबल एज है वो कॉमन कर देनी चाहिए। अब कॉमन क्या बोला होगा उसने, एनी आइडिया अनन्या, दोनों की एक कर दो तो क्या बोला होगा, 18। बढ़िया, ये अखबारों में आया था, बड़ा बवाल हुआ था इसमें। तो उसमें ये कहा गया कि लड़कों की भी जो 21 साल की जो उनकी मिनिमम शादी की एज है वो घटा के 18 साल कर देनी चाहिए। अच्छा, यहाँ ये जो पार्टिसिपेंट्स हैं, ये सारे के सारे जो सोसाइटी से जुड़े लोग होते हैं, ये लोग कह रहे हैं कि उल्टा बढ़ा देनी चाहिए।
तो ये बड़ा अजीब सा वो हो रहा है, इंटर मतलब अपोजिट आपके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। लॉ कमीशन कह रहा है कि डिक्रीज कर देनी चाहिए, और जो ये आपके सोशल ये जो एनजीओज हैं नेशनल, जो आपको पता ही है कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, और जो आपकी सोसाइटीज के लोग हैं, ये कह रहे हैं कि बढ़ा देनी चाहिए। ठीक है, तो ये टॉपिक मुझे एक ऐसा लगता है कि जो आपके मेंस में या आपके इंटरव्यू में आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सोशल इश्यूज के टॉपिक है, इस पर थोड़ा ध्यान रखोगे। ठीक है अनुष्का, समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। ठीक है, तो ये सोशल इश्यूज के टॉपिक को आपको ध्यान रखना है, और इसमें खास तौर पे इसमें फिलॉसफी लिख के मत आना, उसके पीछे फैक्ट्स को पढ़ो कि क्यों लड़कियों की शादी की जो एज है 18 से 21 करके, क्यों उनको बेनिफिट मिलेगा। भाई क्यों ऐसा ये बोल रहे हैं कि नीड टू इंक्रीज मैरिजेबल एज ऑफ गर्ल्स टू 21 ईयर्स स्ट्रेस्ड, ऐसा क्यों चाह रहे हैं ये लोग? जबकि लॉ कमीशन कह रहा है कि नहीं, डिक्रीज कर दो। ठीक है, तो वो भी एक आपका थोड़ा सा डिबेटेबल टॉपिक है। जैसे जो मैं आप लोग को मॉडर्न इंडिया में पढ़ा चुका था कि ब्रिटिश इंडिया में जो शादी की एज हुआ करती थी वो 14 ईयर्स और 16 ईयर्स हुआ करती थी, वहां उस समय तो और भी कम थी आपकी। ठीक, चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको या ये टॉपिक को देख लेना। ठीक है, ये मुझे लगता है कि बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आ सकता है आपके। अच्छा, नेक्स्ट आपका ये रहा जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये पुतिन टू ज्वाइन मोदी इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल डिबेट टुडे। ठीक है, तो असल में जो ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इसमें जैसे कि हम सबको पता है कि 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। ये किसका पार्ट है आपका? ये यूएनएचसी, यूएनओ का। ठीक है, ये मैं आपको पढ़ा चुका था। यूएनओ सबको पता है ना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आपका एक बॉडी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूएनएससी बोलते हैं। ठीक है, इसमें आपके 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं। तो उसके एक्सटेंशन की बात चल रही है, और मोस्ट प्रॉब्ली जो 3 बड़े बड़े जो इसके वो है, कह सकते हो कि दावेदार जो है, एक आपका हमारा इंडिया है, एक आपका जापान पे बात चल रही है कि जापान को इसमें एज अ परमानेंट मेंबर के तौर पे वो मिले, एंट्री मिले, और एक आपका जो है वो है ब्राजील या साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये जो मीटिंग हुई थी, एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी, और इसमें उम्मीद है कि इंडिया को सपोर्ट धीरे धीरे क्या बोलता रहा है, बढ़ता जा रहा है। असल में जब भी यूएनओ के जो ये यूएनएससी का जो ध्यान रखना, कितने मेंबर बताया मैंने अनुष्का भी? परमानेंट कितने मेंबर्स हैं? 5। तो जब भी इसका एक्सटेंशन होगा, 8 होंगे या 9 होंगे, तो उसमें सबसे पहला नंबर जो अगर किसी का हो रहा है, तो वो आपका किसका हो रहा है? इंडिया का हो रहा है। ठीक है, हमारा बात बहुत चल रही है, क्योंकि अगर आप देखो तो हम पॉपुलेशन वाइज सेकंड कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, अब जल्दी हम फर्स्ट बनने वाले हैं। देखो, तो ये एक चीज है। तो यहां से एक बार फिर से आप लोग क्या करेंगे, इसको लिख लो असाइनमेंट के तौर पे, स्ट्रक्चर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसको लिख लो, स्ट्रक्चर, इसको लिख लीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ द यूनाइटेड नेशन, स्ट्रक्चर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, स्ट्रक्चर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। क्योंकि इसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और आपके टेम्परेरी मेंबर्स भी होते हैं, तो उनको आपको सर्च करना है, आपके लिए असाइनमेंट है, कितने टेम्परेरी मेंबर होते हैं यूएनएससी में। ठीक है, और जो ये 5 मेंबर्स होते हैं, इनको क्या होती है? वीटो पावर होती है, बहुत बड़ी पावर होती है वीटो पावर। ठीक, चलो खैर आगे बढ़ते हैं। यहीं से एक अगर आप देखें, जो मैंने खास तौर पर बॉक्स में टिक कर रखा है, कि ये जो जम्मू कश्मीर का जो मामला था, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर का आपको स्टोरी में बताऊंगा, मॉडर्न डे में पहले बता चुका था कि जम्मू कश्मीर के जो राजा, जो कश्मीर के राजा हरी सिंह थे, उन्होंने ना पाकिस्तान के साथ जाने से मना कर दिया और भारत के साथ आने से मना कर दिया था। उसके बाद फिर वहां से पाकिस्तान से जो है अटैक शुरू हुआ, उस पर कब्जा करना शुरू हो गया, फिर हमारी फौज भेजी गई और वहां पे क्या हो गया? सीज फायर हो गया था। तो क्वेश्चन कई बार आता है कि यूनाइटेड नेशन में जो जम्मू कश्मीर का मसला है वो कब गया था? तो ये डेट दिख रही है आपको अनुष्का, क्या डेट है बॉक्स में? 1948। ठीक है अनन्या, तो ये ईयर नहीं भूलना, आपसे अपकमिंग एग्जाम में पूछ सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो कश्मीर का मसला है वो कब गया था, तो आप चेक करोगे 1 जनवरी 1948, और उसके बाद उसी इसी डेट के बाद से ये मसला, यानी कि ये जो सब्जेक्ट था वो क्या हो गया? इंटरनेशनलाइज हो गया। वरना ये सिर्फ 2 कंट्रियों के बीच की बात थी, हम आपस में इसको ठीक कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अब तो ये इंटरनेशनल क्या बन चुका है? एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। और ऊपर से अब तो जो ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो उनके पास उन्होंने हमसे छीन रखा है, उसमें कई जगह चाइना ने क्या कर दिया? अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया। ठीक है, उन्होंने अपनी वो सुरंगे, फैक्ट्रीज, रोड्स, बिल्डिंग्स, काफी कुछ बना दिया। ठीक, चलो खैर आगे देखते हैं हम लोग।
ठीक, अगला आपका जैसे आप देख रहे हैं ये आपके वीएचपी डिमांड सेंट्रल लॉ अगेंस्ट फोर्स्ड कन्वर्जन, ठीक है, ये फोर्स्ड कन्वर्जन है। तो आप में से कौन मुझे बताएगा कि अगर कोई एक ए है वो अपना रिलीजन चेंज करना चाहता है, ठीक है, रिलीजन चेंज करना चाहता है, ये मैं पढ़ा चुका था अनन्या को, अनुष्का को नहीं पढ़ाया था मैंने। वो ए जो है अपना रिलीजन क्या करना चाहता है, चेंज करना चाहता है, तो अकॉर्डिंग टू विच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल उसको ये परमिशन है कि वो अपना रिलीजन चेंज कर सकता है, अनन्या? 25। हाँ, 25 में ये कहा गया है कि अगर उसको कोई थोड़ी अच्छी बातें लगे कि भाई वो रिलीजन चेंज करना चाहता है तो वो कर सकता है। ठीक है अनुष्का, समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। ठीक, तो ये इनको ही जैसे अभी अभी का हो गया है, वो जो आपने एक वर्ड सुना होगा अखबार में, क्या आता है वो लव जिहाद वाला कॉन्सेप्ट आता है, कई बार अखबारों में न्यूज छपती है कि जिसमें एक हिंदू लड़की ने मुस्लिम लड़के से शादी कर ली और उसके बाद अपना जो रिलीजन है वो चेंज कर लिया। तो इसमें जो अभी लेटेस्ट लॉ बने हैं, हर एक स्टेट ने बनाए हैं कि कभी अगर ऐसा कोई इंटर रिलीजन मैरिज होगा तो उसमें आपको मैरिज से पहले जो है सॉर्ट ऑफ परमिशन जो है लड़की से, मतलब लड़की को लेनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप ऐसा क्यों करना चाह रही हैं, मतलब रिलीजन क्यों चेंज करना चाह रही हैं, वो सब चीजें। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिबेटेबल टॉपिक हो गया। तो यानी कि जब ये न्यूज में आया है तो आपका आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28, जहां पे सारी बातें किसकी बोली गई है, रिलीजन की, इसको लिख लो अनन्या, सॉरी अनुष्का, ये सारी बातें किसकी बोली गई है, रिलीजन की बोली गई हैं, किससे लेकर आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। तो वो आपके एग्जाम में इस बार अपकमिंग में कुछ भी आ सकता है, क्योंकि अब ये मुद्दा फिर से गर्मा रहा है धीरे धीरे। ठीक है, समझ में आ गया? तो जैसे कुछ आपके स्टेट है, एमपी है, यूपी है, हमारा उत्तराखंड भी हो गया, और 2-3 शायद राजस्थान भी है, शायद, मुझे अभी कंफर्म नहीं है। तो उन स्टेटों ने अपने यहाँ लॉ बना दिए कि जब भी आप अपना रिलीजन चेंज करेंगे तो आपको एक वैलिड रीजन देना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप किसी के बहकावे में आके, किसी के दबाव में आके तो नहीं कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं कि नहीं, मतलब सेल्फ आपकी वो है कि नहीं। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अगला जैसे आप देख रहे हैं ये आपके अखिलेश यादव जो है समाजवादी के प्रेसिडेंट जो है, ये कह रहे हैं कि अगर ये 2022 में यूपी में पावर में आएंगे या आते हैं तो ये सेंसस कराएंगे ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। ठीक है, कंडक्ट कास्ट। देखो हम आपको पता है ना सेंसस जो होता है वो, अनुष्का ये सुना है कभी सेंसस? हाँ, आवाज नहीं आ रही आपकी? नो सर। अच्छा, ये नहीं सुना कभी, अनन्या? जी सर, जो काउंटिंग होती है। हाँ, कितने पीरियड के बाद होती है सेंसस? 10 years। हाँ, आफ्टर एवरी 10 years। ठीक है, देखो इसको समझो आप लोग, दोनों लोग, ये जो सेंसस का कॉन्सेप्ट था ये हमारे यहाँ 1881 से शुरू हुआ था। ठीक है, 1881 से शुरू हुआ था। उस समय आपके जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे वो आपके क्या थे, रिपन थे। ठीक है, उनके टाइम पर ये सेंसस शुरू हुआ था और वो हर 10 साल में होता है, 81, 91, फिर 1901, ऐसे करके हर 10 साल में होता है। यानी कि अभी से पहले कब हुआ होगा, 2011 में। ठीक, इस सेंसस में जो 4-5 मेजर चीजें हैं जिनकी काउंटिंग की जाती है, एक तो हो गया टोटल पॉपुलेशन, मेल की कितनी है, फीमेल की कितनी है, उनका सेक्स रेशो कितना है, लिटरेसी रेट कितनी है, ये सब हम काउंट करते हैं, माइनॉरिटी की पॉपुलेशन कितनी है। ये जो कास्ट वाला कॉन्सेप्ट है ये बड़ा ही, कह सकते हो कि एक सेंसिटिव कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सेंसिटिव बात है, क्योंकि कास्ट का काउंटिंग करने से हो सकता है कि जो ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है, कि वो कास्ट का अगर पता चल जाए कि ब्राह्मण कितने हैं, किस एरिया में ब्राह्मण ज्यादा है, किस एरिया में राजपूत कितने हैं, तो वो क्या कर सकती है कि अपना कैंडिडेट ऐसा उतारेगी जहां ब्राह्मण ज्यादा हो, जहां पे राजपूत जाता हो वहां पे राजपूत कैंडिडेट उतार देगी। तो यानी कि अभी तक तो हमारे देश में जो पोलराइजेशन होता था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलराइजेशन, अनुष्का, ये वर्ड सुना है कभी, पोलराइजेशन? सर मैंने ये वर्ड साइंस में सुना है। अच्छा, साइंस में सुना है, ठीक है, वहां भी पोलराइजेशन है, लेकिन हमारे ये जो आर्ट साइड है, पॉलिटिकल साइंस, उसमें भी पोलराइजेशन होता है। अनन्या, क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पोलराइजेशन? सर साइंस वाला याद। साइंस वाला ही आधार है, ठीक है। असल में ये पॉलिटिकल साइंस में वर्ड होता है पोलराइजेशन, यानी कि जब आप भीड़ को पोल्स, यानी कि कास्ट के बेस पे या रिलीजन के बेस पे या रीजन के बेस पे क्या कर देते हैं, 2 या 4 या जितनी भी आप बांट सकते हैं उनको बांट दें। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन।
तो अभी तक हमारे देखिए बड़े बहुत ही मतलब ओपनली तो नहीं, लेकिन ऐसे हिंदुज्म पे बांट दिया कि भाई मुसलमान हिंदू ऐसे करके पोलराइजेशन कई लोग करते हैं, ठीक है। उनके नाम भी कई हैं, कई सब पॉलिटिकल पार्टी के भी हो सकते हैं, नॉन पॉलिटिकल पार्टी के भी हो सकते हैं। तो ये जो सेंसस है इससे बड़ा खतरा हो जाएगा कि अगर आप कास्ट के बेसिस पे करेंगे तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे जो पोलराइजेशन है वो और ज्यादा क्या हो जाए, आपका बढ़ जाए, ठीक है। तो यहाँ से जो आपके लिए एग्जाम के लिए हमको इंडिकेशन मिल रहा है कि आपके अपकमिंग एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, वो बनेंगे किससे, आपके सेंसस से। तो जैसे अभी मैंने आपको सेंसस की 2 इंफॉर्मेशन दे दी कि 1881 में शुरू हुआ था, हर 10 साल में होता है। अभी इस साल हमारा ये सेंसस 2021 का होना चाहिए, लेकिन कोविड के कारण पूरी तरीके से जो है हो नहीं पा रहा है। पता नहीं आप दोनों को याद है कि नहीं याद है, आपके घर में कभी ना कभी तो कोई आया होगा पूछने के लिए कितने लोग रहते हैं, कुछ ऐसा हुआ था कभी, याद है कुछ अनन्या? सर ज्यादातर तो पोलियो वाले आते हैं, कौन आते हैं? पोलियो ड्रॉप्स वाले। अरे वो नहीं। अनुष्का? सर कोई सर आई थी, सर एक औरत आई थी। हाँ, उसमें क्या क्या पूछा था, उसमें कितने लोग रहते हैं, ऐसा कुछ? हाँ सर, सर ने नाम वगैरह पूछ रही थी, एज अच्छा, वगैरह सबकी। ठीक। असल में आपके घर में 3 लोग आ सकते हैं ऐसा पूछताछ करने के लिए, चौथा चोर हो सकता है, ठीक है। तो चोर को मत बता देना। पहला आपका हो सकता है सेंसस वाले, ठीक है। दूसरा आपका होता है जो ये वोटर लिस्ट प्रिपेयर करते हैं ना, इनको भी चारों को आना पड़ता है कि भाई कई लोग जो अभी इस साल मान लो 17 साल के थे, अगले साल 18 साल के होने वाले हैं, तो वो प्रिपेयर करने वाले भी आते हैं, ठीक है। और एक थर्ड आपके आपके जो हमारा वो होता है क्या कहते हैं, इकोनॉमिक, ये एसएससी होता है, मतलब डाटा कलेक्शन वाले होते हैं, वो ये भी पता करने आते हैं कि लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है। जैसे आपसे क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि आपके पास घर में गाड़ियां कितनी हैं, आपके घर में टीवी है तो कौन सा है, ऐसे करके बड़े क्वेश्चन पूछेंगे। तो आपको बड़ा अजीब लगेगा ये कौन पूछ रहा भाई कि गाड़ियां कितनी है, टीवी है तो कौन सा है, एलईडी एसी कितने हैं। तो ये एक थर्ड ग्रुप आता है। उसका मकसद होता है कि पिछले 10 सालों में जो भी गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई थी उसकी वजह से क्या लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है, जो लिविंग स्टैंडर्ड है, वो इंक्रीज हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। ये सब चीजें पूछने आते हैं वो। तो इन सबको भाई बताने से पहले क्या चीज चेक करेंगे आप? ऐसी सारी चीजें आप बताएंगे नहीं उनको, लेकिन उसके लिए आप क्या चीज चेक कर सकते हैं, फिर वो खुद ही आपको दिखाते हैं अपना क्या, उनका आईडी कार्ड, ठीक है। तो आईडी कार्ड हमसे चेक करो, उनका नाम पता जो भी ओवरऑल है वो पूछो, तभी उनको सारी जानकारी है, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ से सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चन जो है अपकमिंग एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक। सर हाँ, ये कंफर्म कैसे करते हैं कि घर में इतने लोग होंगे? वो आपसे पूछेंगे ना, वो ये थोड़ी परेड थोड़ी करवाते हैं। अच्छा आपने बोला कि 4 लोग हैं, तो ये नहीं बोलेंगे कि सर चारों को बाहर निकालो मैं काउंट करूंगा या काउंट करूंगी। जो आप बोलेंगे वो ये मान के चलेंगे कि आप बिल्कुल सही फैक्ट उनको बता रहे हैं, ठीक है। सर हाँ, सर आपने तो एक बार बोला था कि मतलब एक बार हुआ था, मतलब ऐसे कास्ट के उसमें कि आपकी आवाज ना कम आ रही है अनुष्का। सर आपने बोला था कि हाँ एक बार ये कास्ट के उसमें सेंसस हुआ था, हाँ पर फिर इसका डाटा वो लीक नहीं किया था। हाँ, लीक नहीं किया था, पर वो ये जो डाटा था वो लीक ना करने का मकसद था सेंसर है कि इससे वो ना फैले। ये कह रहे हैं कि उसको पूरा वो क्या करेंगे, कंडक्ट भी कराएंगे अपने यूपी में, क्योंकि वो पर्टिकुलर जगह पर किया गया था, एक स्टेट में किया गया था, सब जगह नहीं कर पाए थे वो लोग। और इसको वो क्या करेंगे, मतलब बाहर सबके सामने पब्लिकली भी करेंगे, ठीक है। तो सर से लोग वो नहीं होंगे, क्या? मतलब छिड़ेंगे नहीं कि ये कास्ट बेस्ड हाँ, है? वही तो बोल रहा हमारी सोसाइटी में इससे और ज्यादा क्या होगा, डिवीजन बढ़ेगा। भाई ब्राह्मण बोलेंगे कि चलो यार क्या राजपूतों की ज्यादा ही पॉपुलेशन बढ़ गई। तो अभी जो हम पॉपुलेशन रोकने की बात बोल रहे हैं कि भाई सिर्फ 2 बच्चे या 1 बच्चा, तो इससे तो और लोग प्रोवोक होंगे कि उनकी कास्ट की ज्यादा है, हमारी कम है। वो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, यही तो मैं डिस्कस करना चाह रहा, ठीक है अनुष्का। हाँ जी सर। तो ये सोसाइटी में और क्या लेके आएंगे, डिवीजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई आगे ये है न्यूज, कास्ट से बढ़ते हैं आगे। तो जो आपका आईपीसीसी है, आईपीसीसी का फुल फॉर्म अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। दिखा दोनों को? यस सर। ठीक है, ये आपका कह सकते हो कि यूएनओ का एक पार्ट है। और बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके बारे में, समझ लो क्या चीज है। ये जो आईपीसीसी है ये खुद अपनी रिसर्च नहीं करती है, ठीक है। इसके पास जो रिपोर्ट्स, जो अलग अलग कंट्रीज या अलग अलग साइंटिस्ट जो रिसर्च करते हैं उनकी रिपोर्ट ये अपने आप मंगाते हैं। उसके बाद इनके पास लगभग 300 टू 400, एग्जैक्ट फिगर मुझे अभी याद नहीं है, 300 टू 400 के करीब साइंटिस्ट का वो है, ग्रुप है,
ठीक है। जो रिपोर्टिंग ये लोग मंगाते हैं उस रिपोर्ट को ये जो ग्रुप है 300 to 400 साइंटिस्ट उसको एनालिसिस करते हैं और उस रिपोर्ट की बेसिस पे, आउटकम के बेसिस पे प्रिडिक्शन करते हैं कि ऐसा आने वाले टाइम पे इन्वायरमेंट हो सकता है। समझ में आ गया? ये जो पहली लाइन मैंने बोली समझ में आ गया क्लियरली? यानी कि आप आईपीसीसी का खुद का अपना कोई रिसर्च नहीं है, वो सबकी रिसर्च को पढ़ता है और पढ़ने के बाद अपनी जो व्यूज है वो बताता है। तो वो जो व्यूज बता रहा है वो क्या बता रहा है कि जिस हिसाब से आपकी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, फोरकास्ट अ फ्यूचर ऑफ सीवियर वेदर। ठीक है, जैसे कि अभी आजकल आप देख ही रहे हैं कि कहीं बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो कहीं बहुत ज्यादा आग लग रही है, एक ही टाइम पे क्लाउड बस्टिंग वाली घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है ग्लोबल वार्मिंग टू ट्रिगर एक्सट्रीम रेन इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया का मतलब क्या हो गया? पूरा तमिलनाडु, केरला या आंध्रा, यानी कि आने वाले टाइम पे यहाँ पे अब हर साल बहुत ज्यादा क्या हुआ करेगी? बारिश हुआ करेगी। ये इनका एक प्रोडिक्शन है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप देखें यहाँ पे ये पहले बॉक्स में अगर मैं बोलूँ क्या कि जो हीट वेव्स हैं वो भी अब बढ़ेंगी हमारी। ठीक है, हीट वेव्स बढ़ेंगी यानी कि इस बार बारिश भी ज्यादा होगी अब आने वाले सालों में, ये इनका कहना है। गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ेगी और जहां पहले कभी हीट वेव नहीं चलती थी, जैसे मेरे ख्याल से अगर मैं बात करूं इसकी मसूरी की बात करूं तो अनन्या आपको लगा है मसूरी में कुछ फर्क आया है पहले से क्लाइमेट में? सर थोड़ा गर्म ज्यादा होने लग गया है। थोड़ा, और स्नोफॉल वो भी तो मेरे ख्याल से कम हो गई है। हाँ जी। पहले जितना मुझे ध्यान है नीचे पेट्रोल पंप तक होती थी जहाँ आपका डिग्री कॉलेज है, हाँ जी। है ना? तो ये सब क्या इफेक्ट हो रहे हैं आपके? ठीक है अनुष्का, तो समर और ये जो आप बॉक्सेस में देख रहे हैं, बोथ एनुअल समर मानसून प्रेसिपिटेशन विल इंक्रीज, बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा कि जो कोस्टल एरियाज होंगे वो डूबेंगे या वहां से माइग्रेशन शुरू हो जाएगा। जैसे ये जो फोर्थ बॉक्स में मैंने लिखा है कि सी लेवल बहुत ज्यादा राइज हो रहा है आपका। तो ये सब जो सारे फैक्टर्स हैं ये बता रहे हैं कि आने वाला टाइम जो है वो बहुत ज्यादा क्या होने वाला है? टफ होने वाला है हम ह्यूमन बींग्स के लिए। और यही रिपोर्ट कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है। देर का मतलब किस चीज के लिए देर हो चुकी है अनन्या? सो ये कंट्रोल करने के लिए। कंट्रोल करने के लिए कि अगर आप आज भी मतलब करंट आज रात भी सारी फैक्ट्रीज बंद कर देंगे जो सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग के लिए गैसेस को इमिट करती हैं, तो जो इन्वायरमेंट में जो गैसेस अभी तक हैं, क्योंकि कई सालों से करती आ रही हैं, वो इन्वायरमेंट तो बनी रहेंगी, कहाँ जाएंगे वहां से? क्योंकि जी फोर्स के कारण सारी हमारे इन्वायरमेंट में गैसेस नाचती रहती हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि अब आने वाले टाइम पे 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो अब बढ़ना ही बढ़ना है अर्थ है। तो आप सोच सकते हो कि इसके बढ़ने से बहुत ज्यादा कई जगहों पर क्या होगा? डिवास्टेशन होगा। ठीक, चलो खैर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला जो न्यूज में ये शायद आप लोगों ने सुना होगा कि असम और मिजोरम के जो बॉर्डर हैं उनके बीच में जो पुलिस फोर्सेस थी उनके बीच में फायरिंग हुई थी। अगर आपको ध्यान हो, न्यूज में आया था जिसमें 6 जो आसाम के पुलिस फोर्स के लोग थे उनकी डेथ हो गई थी। तो अपने आप में ये बहुत ही अजीब घटना है कि ऐसी घटना तो हमने कहाँ सुनी है? मेन तौर पे बॉर्डर्स में होती है, इंडिया पाकिस्तान हो गया या इंडिया बांग्लादेश हो गया, उनके बारे में सुनिए कि क्रॉस फायरिंग में मरते हैं। ये तो बहुत अजीब बात है कि आसाम और मिजोरम के दोनों तरफ के लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि वो दो स्टेट ना होके दो अलग अलग क्या हो गए आपके? नेशंस हो गए। ठीक है, समझ में आया? तो यहां से हमें सीधे कहाँ चलना है? नॉर्थ ईस्ट के नक्शे पर। दिख रहा है नॉर्थ ईस्ट का नक्शा दोनों का? ठीक है, तो ये ध्यान रखना। सबसे पहले एक क्वेश्चन जो कई बड़ा बेसिक क्वेश्चन है कि 7 सिस्टर्स जो हैं वो किनको कहते हैं? ठीक है, तो 7 सिस्टर्स में ध्यान रखना कौन नहीं आता है अनुष्का? सिक्किम नहीं आता है। सिक्किम को छोड़ के 7 सिस्टर्स में ये सारे के सारे आते हैं। ठीक है, अब देखो इसी मैप को अगर आपको रट्टा मार लेना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऐसे जो मैप है जो भी आपकी स्टडी टेबल है प्लीज इस तरीके के प्रिंट आउट निकाल के अपनी स्टडी टेबल के सामने रखो कि जब भी आप पढ़ने बैठो तो एक बार मैप को देख लो कि कौन सा लोकेशन कहाँ है। एक क्वेश्चन कैसे करके घुमा के पूछते हुए कि जैसे भाई आपका ये बांग्लादेश है, ठीक है, ये आपका बांग्लादेश है। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे कि बांग्लादेश को नॉर्थ ईस्ट के या इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के पूछेंगे कि नॉर्थ ईस्ट के कौन कौन से स्टेट टच करते हैं। तो आप देख ही रहे कौन कौन से हैं आपका? एक मेघालय, आसाम, ठीक है, और ये कौन सा है थर्ड वाला? कौन सा है? मणिपुर। थर्ड जहां मैंने थर्ड लिखा है
त्रिपुरा, ठीक है, ये दिख रहा है अनुष्का, सॉरी अनन्या, हाँ जी। त्रिपुरा। और ये चौथा, चौथा कौन सा है? असम। मिजोरम, ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश जो है पूरा आपका यहाँ तक है, जहां तक मैंने रेड लाइन खींची, ठीक है। और ये कौन सा देश है आपका? म्यांमार, ठीक है। तो वो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताओ बांग्लादेश के साथ कौन कौन सी जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है बॉडी ये बाउंड्री शेयर करते हैं। फिर इसका ठीक उल्टा पूछेंगे कि जो आपका ये म्यांमार है, म्यांमार के साथ नॉर्थ ईस्ट के कौन कौन से स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरीके से याद रखना है। समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? हाँ जी। ठीक है। जैसे आपका ये अरुणाचल प्रदेश है, ये किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है? चाइना, या इसको क्या बोल लो आप, तिब्बत। और वैसे भी जो आपका ये अरुणाचल प्रदेश है, इतना पूरा पार्ट जितना मैं ड्रॉ कर रहा हूं, चाइना कहता है कि उसका है। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश के लोग भी बड़े अजीब, मतलब, और चाइना की आप हिम्मत देखो कि जब भी अरुणाचल प्रदेश में हमारे पीएम या होम मिनिस्टर या कोई भी आपका मिनिस्टर जाते हैं, तो चाइना हमें गुस्सा होता है कि आपको क्या जरूरत है अरुणाचल प्रदेश में जाने की। ये तो वही बात हो गई कि हम अपने घर के किसी कमरे में जा रहे हैं और पड़ोसी चल रहा है कि तुम अपने कमरे में क्यों जा रहे हो, वो तो मेरा कमरा है। आप इमेजिन कर सकते हो क्या पोजीशन है वहां पर। ठीक है अनुष्का, अनन्या, हाँ जी हाँ ठीक जी है। सर। तो ये मैप को प्लीज जितना हो सके, अगर हो सके तो प्रिंट आउट निकाल कर इसका जो भी आपकी स्टडी टेबल जहां आपने बना रखी है उसको लगाओ, ठीक है। क्योंकि वो चीज आपके स्टडी टेबल के आसपास रहेगी, मैप में रहेगी, तो आपको याद रहेगा। ठीक। देखो स्टडी टेबल तो आप कहीं भी लगा सकते हो कमरे में। ये मत सोचो कि आपको एक अलग से कमरा चाहिए या अलग से आपको एक रूम मिलेगा। एक किनारे अपनी स्टडी टेबल लगाओ। टेबल पे तो पढ़ते होगे या नॉर्मली चेयर पे बैठ के पढ़ते हो आप लोग? कोई टेबल तो होगी, स्टडी टेबल आप लोग के पास? हाँ जी सर। हाँ बस ठीक है, उसमें ये सब चीजें थोड़ा सा चिपकाना शुरू करो भाई। अच्छा क्या है, तीसरा क्वेश्चन जो आपका मैंने देखा एग्जाम में आता है और खास तौर पे ये सीडीएस में आ जाता है आपका, वो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट और उनकी क्या, ये कैपिटल, मैच द फॉलोइंग। याद रहेगा? ठीक है, एक ये क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर ने, मैंने देखा यूपीएससी के एग्जाम में थोड़ा सा वो लोग टफ बना देते हैं। टफ कैसे बनाते हैं? टफ ऐसे बनाते हैं कि जैसे आपको क्या दे देंगे, कोहिमा दे दें, उसके बाद आपको इम्फाल दे दिया, ये तो मैं यहाँ बना रहा हूँ इसलिए आपको दिख रहा है, और एजवाल दे दिया। इनको जंबल कर दिया, आगे पीछे कर दिया, और बोला ऑर्डर वाइज लगाओ नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। तो कैसे लगेगा नॉर्थ से साउथ? पहले कौन सी हो गई? कोहिमा, फिर क्या हो गई? इम्फाल, फिर क्या हो गई? एजवाल। समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? तो नॉर्थ से साउथ पूछ सकते हैं, या जैसे आपका यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, ये आपका वेस्ट है, ये आपका ईस्ट है, तो अगली बार क्या पूछ सकते हैं? वेस्ट टू ईस्ट लगाओ। ठीक है। तो देखो सब सारे जो जीएस होती है वो आपके सामने ही होती है, वो आपको देख रहे होते हैं। एग्जामिनर ये कोशिश करता है कि आप कितना ज्यादा उसको क्या कहते हैं, अलग अलग वर्सेटाइल तरीके से पढ़ सकते हैं। जैसे एक बार क्वेश्चन उन्होंने क्या बनाया था कि यहाँ पे जो क्या मिलते हैं आपके, ये नेशनल पार्क, उनको बताना था। ठीक है। तो असम के नेशनल पार्क हो गए, सॉरी अरुणाचल के हो गए, असम के हो गए, इस तरीके से। ठीक। अच्छा, यहीं पे एक तो क्वेश्चन आपने क्लास 7-8 से पढ़ा होगा क्या, कि सबसे ज्यादा बारिश जो है वो किस स्टेट में होती है इंडिया में? जगह कौन सी है? ये तो पढ़ा होगा आप लोगों ने। सबसे ज्यादा बारिश सुना किसी ने? अनुष्का, अनन्या? मेघालय। मेघालय, ठीक है। मौसिनग्राम या चेरापूंजी, ये दो वर्ड आपने अक्सर सुने होंगे। ठीक है अनुष्का, सुना है कभी ये वर्ड मौसिनग्राम या चेरापूंजी? चेरापूंजी सुना है। हाँ सॉरी, चेरापूंजी सुना है। हाँ। तो ये मौसिनग्राम या चेरापूंजी कहाँ हो गया? आपके मेघालय में। ठीक है। मेघा का मतलब ही क्या होता है भाई? बादल, अगर आपको याद होता। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये कुछ नक्शे, हमेशा कोशिश करना कि करंट अफेयर्स को मैप के साथ पढ़ाई करें। अच्छा, अगला है आपका, ये एक आर्टिकल आया था क्या कहते हैं आज के अखबार में, अ सर्कुलर इकोनॉमी फॉर प्लास्टिक। ठीक है। देखो आज पूरी दुनिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ किससे परेशान है? प्लास्टिक से। क्योंकि प्लास्टिक जो होती है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होती है, यानी कि अपने आप डिकम्पोज नहीं होती है। एक पॉलिथीन जो आप यूज करते हैं, या जो भी मान लिया आपने एक चॉकलेट खाई आपने, तो चॉकलेट का रैपर जो होता है किसका बना होता है? प्लास्टिक का। वो रैपर जो है इस अर्थ पर, चाहे आप उसको जमीन के अंदर रखो, पानी में गाड़ो, पानी में रखो, लगभग कहते हैं कि 200-300 साल तक वो रैपर रहेगा। ठीक है। और जलाओगे तो एयर को वो करेगा, पॉल्यूट करेगा। तो इस आर्टिकल में बड़ा अच्छा आ रखा था कि जो आपका CII है, यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री,
वो इस बारे में बहुत सीरियसली सोच रही है कि किस तरीके से आपका जो ये प्लास्टिक वेस्ट है वो क्या किया जाए, आपका कम किया जाए, ठीक है, क्योंकि लगातार वो हमारे यहाँ बढ़ता रहा है। जैसे कि आप देख रहे हो उसमें क्या लिखा हुआ है कि बाय 2050 खाली इंडिया में जो है कितना प्लास्टिक जनरेट होगा, 56 गीगा टन, ठीक है। तो आप जो भी चीजें मार्केट से परचेज करते हो, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा वो सब चीज प्लास्टिक से होती है। कोई ऐसी चीज है जो बिना प्लास्टिक के मिलती हो मार्केट में, अनन्या? कोई ऐसी चीज याद आ रही है जो बिना प्लास्टिक के कवरिंग के या रैपर के या पैकिंग के हो, जो आप परचेज करते हो? वेजिटेबल्स। पार्डन? वेजिटेबल्स। वेजिटेबल तो किस में लेके आते हो? अगर घर से बैग ले जाते हो तो अच्छी बात है। बड़ा या सा पेपर बैग रखते हैं वो। अच्छा, हाँ, अरे आपके मसूरी में तो बहुत स्ट्रिक्टली वो है, हाँ वहाँ तो स्ट्रिक्टली पॉलिथीन क्या हो गई है, मना हो गई है, ठीक, बढ़िया। सर अब वापस स्टार्ट हो गई। वापस स्टार्ट हो गई? तो फिर तो हाँ वही जी। बात है। हाँ तो फिर वही है, ठीक है अनुष्का। सर चलो, प्लास्टिक का मतलब सोर्स क्या है? प्लास्टिक केमिकली बनाई जाती है, केमिकली फॉर्मूला इसका होता है, उससे ये फैक्ट्रीज में बनाई जाती है, अलग अलग पैकिंग के लिए, अलग अलग उसके लिए, ठीक है। सर ये मतलब किससे बनती है? ये पॉलीमर्स होते हैं असल में, केमिकल पॉलीमर्स होते हैं, हाँ। हाँ जी सर। तो ये प्लास्टिक वो डिग्रेडेबल नहीं होती आपकी। तो इसमें वही, ये जो आर्टिकल था बड़ा अच्छा आर्टिकल है, ये आपके ऐसे से लेकर सब में काम आ सकता है कि किस तरीके से जो है मिसमैनेजमेंट किया जा रहा है 7.7 बिलियन मैट्रिक टन का। और अब जाकर जो है कई देश क्या साइन कर रहे हैं, जैसे मैंने इसमें लिखा है प्लास्टिक पैक्ट, जिसमें किस तरीके से जो प्लास्टिक है उसको क्या किया जाए, खास तौर पे रिसाइकेबल, जो ये वर्ड आप देख रहे हो ना, रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक, ये चीज रिसाइकिल किया जाए, रीयूज किया जाए, कलेक्शन किया जाए कि फैले ना, ठीक है, और कम से कम जो प्लास्टिक है उसको यूज किया जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब आप पहले बनिया क्या या जो आपके परचून की दुकान थी, जब वहां पे आप फॉर एग्जाम्पल कोई तेल, खाने का तेल लेने जाते थे, तो क्या आप तो खैर कभी गए नहीं होंगे, आप तो आपकी एज बहुत छोटी है, लेकिन हम लोग जब पहले जाते थे खाने का कोई सामान लेने के लिए, जैसे फूड ऑयल हो गया, जो खाने का तेल होता है, तो हम लोग घर से बर्तन लेके जाया करते थे, या दही लेने जाते थे तो घर से बर्तन लेके जाते थे। तो ये कहना कि अगर पॉलिथीन हटा दी तो ये सब सामान कैसे बिकेगा, तो पहले कैसे बिकता था, जब तक आपकी प्लास्टिक आई नहीं थी, ठीक है। चलो खैर, मेरे ख्याल से आज भी लोग जो है दही उसमें मिलता है, पुरवे में मिलता है, ठीक, वो जो कुल्हड़ आप लोग जानते होंगे। खैर, नेक्स्ट ये उसी का पार्ट है जो फ्रंट आपका था कि ग्लेशियर जो है लगातार आपके क्या हो रहे हैं, पिघल रहे हैं। तो अगर ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो सबसे ज्यादा किस पे इफेक्ट आएगा, जो सोर्स ऑफ क्या होता है, वाटर होता है, उस पर इफेक्ट आएगा, ठीक है। ठीक, अगला आपका ये जो मैं वर्ड बोल रहा था आपको, इडेबल ऑयल, ये दिख रहा है आपको वर्ड, खाने का ऑयल जो होता है ये सबसे महंगा पड़ता है, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लो, टाइप्स ऑफ इडेबल ऑयल, इसको असाइनमेंट के तौर पे लिख लो आप लोग, टाइप्स ऑफ इडेबल ऑयल, टाइप्स ऑफ इडेबल ऑयल लिख दिया, टाइप्स ऑफ इडेबल ऑयल, इसको एक बार सर्च कर लेना, टाइप्स ऑफ इडेबल ऑयल। सर ये आईपीसीसी जो कर रहा है, फिर मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या करता है? नहीं, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट तो जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूं तो उसका काम ये होता है प्रिडिक्शन करना मौसम को लेकर, कि बारिश कितनी होगी, रेन स्नोफॉल कहाँ हो सकती है, इस बार ड्रॉट आएगा या फ्लड हो गया, ऐसे वो उसकी प्रिडिक्शन होती है ऑन द बेसिस ऑफ वाटर वेपर्स, और 2-2 महीने या 1-1 महीने की प्रिडिक्शन करता है। ये आईपीसीसी का अलग ही यूज हो गया, ठीक है, वो चीज है। जी सर। अच्छा, अगला आपका है क्लाइमेट रिपोर्ट मस्ट बी क्या कहते हैं फॉर फॉसिल फ्यूल। तो ये जो रिपोर्ट आई है इसी के बेसिस पे कई जो एनजीओज हैं वो कह रहे हैं कि अब जितनी जल्दी हो सके जो फॉसिल फ्यूल क्या होता है भाई अनुष्का, फॉसिल फ्यूल का मतलब क्या हुआ जब भी ये वर्ड पढ़ोगे तो? सर वो रिमेन्स। हाँ, पॉर्डन? सर रिमेन्स। अरे पेट्रोल और क्या आपका डीजल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल बोलते हैं, ठीक है। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जो ये लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, कई एनजीओज बोल रहे हैं कि अगर आपने जितनी जल्दी हो सके ये फॉसिल फ्यूल से चलने वाली गाड़ियों को बंद नहीं किया तो हालात और भी क्या हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। तो अगर आप पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियां बंद करेंगे तो जो बैटरी वाली अभी गाड़ियां हैं वही आपको प्रोवोक करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि आने वाले 1-2 साल के अंदर अंदर ये जो मार्केट है, कौन सा, जो ई व्हीकल्स हैं उनका मार्केट बहुत क्या करेगा, बूम करेगा, ठीक ठीक। चलो
ये हमारा हो गया 9th और 10th 2 दिन का आपका जो अखबारों की न्यूज थी उससे रिलेटेड। असाइनमेंट्स लिखे हैं इसके आप लोगों ने जो मैंने आप लोगों को दिए? 3-4 ही दिए मेरे ख्याल से। सर एक बार लास्ट रिपीट कर दीजिए प्लीज। कौन सा? ई व्हीकल, ये वाला ना? हाँ जी। हाँ, इसमें मैंने बोला था ई व्हीकल्स, तो ये जरा पढ़ लेना इसको, ई व्हीकल्स, इस पे थोड़ा नोट तैयार कर लेना। इलेक्ट्रॉनिक या सॉरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, और इससे रिलेटेड जो आपकी क्या है प्रोग्राम्स है। ठीक है अनुष्का? सर हाँ सर वो फिर से ट्विटर के उसमें सर वो दोबारा से वो हो नहीं रहा है जो क्या उसमें चीज? दिखा रहे थे सर। ट्विटर मतलब कि ऐसे दिखा रहे हैं कि ट्विटर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। नहीं, कंट्रोल नहीं कर रही है, पर उसमें ये कहा गया कि उसका सर्वर जो है यहाँ रखा है।